मेरे प्रिय शिष्य, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय के तीसरे अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तीसरे अध्याय का शीर्षक है जल संसाधन। तो आए सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करें कि जल संसाधन क्या है तथा यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। संपूर्ण सौर मंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जल एवं जीवन दोनों पाया जाता है। पृथ्वी पर जल द्रव्य, ठोस और वाष्प तीनों रूपों में उपलब्ध है। इसी को हम जल संसाधन कहते हैं। इनमें सबसे अधिक मांग अगर देखा जाए तो ताजे जल की है, जो मुख्यतः पेय जल के रूप में प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से 97% भाग समुद्र के खारे जल के रूप में पाए जाते हैं। केवल 2.5% भाग ही मीठे जल हैं, जो पीने के काम में आते हैं। वह मीठे जल के भी 2/3 भाग ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ के रूप में हैं। शेष दूषित जल धराती जल के रूप में उपलब्ध हैं। आए जल के महत्व के बारे में हम जानें कि हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है। जल पृथ्वी की सारे वनस्पतियों के लिए, सारे पशु पक्षियों के लिए तथा मानव जीवन के लिए एक मूल आधार है। जल के बिना इन सबों का जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है। जल का प्रयोग कृषि के लिए, उद्योगों के लिए, आवागमन के रूप में परिवहन के लिए, घरेलू कार्यों के लिए, यहाँ तक कि ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भी हम जल का प्रयोग करते हैं। मत्स्य पालन उद्योग तो पूर्ण रूप से जल पर ही आधारित है। जल के बिना मत्स्य उद्योग की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत की विशाल जनसंख्या को खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका सदा से चलती आ रही है, जो जल संसाधन पर ही पूर्ण आश्रित है। अगर जल नहीं रहे तो इस भारत के विशाल जनसंख्या के लिए हम खाद्य पदार्थ की उपलब्धि या खाद्य पदार्थ का हम उचित पैमाने पर उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। यहाँ जल जो पृथ्वी पर हैं, इसके देखा जाए तो 3 स्रोत होते हैं, अर्थात हमें पृथ्वी पर जल 3 स्रोत से प्राप्त होते हैं। पहला है महासागरीय जल, जो महासागर हैं उनके जल, स्थलीय जल तथा भूमिगत जल। स्थलीय जल में हम कह सकते हैं कि वर्षा के जल, नदी के जल या फिर स्थलों पर स्थित जो विभिन्न प्रकार के जलाशय और तालाब हैं, उनके जल से हमें जल की प्राप्ति होती है। भूमिगत जल वह जल है जो भूमि के अंदर विद्यमान है और जिसको हम नलकूपों के द्वारा बाहर निकालकर अपने कार्यों में लगाते हैं। जहाँ तक जल की दुर्लभता है, तो जल की दुर्लभता क्यों होती है? जल की मांग की तुलना में
जल की मात्रा जब कम होती है तब हम इसको जल की दुर्लभता कहते हैं, अर्थात कठिनाई से जब प्राप्त हो उसको हम जल की दुर्लभता कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें सभी लोगों के लिए जल की जो मांग है वह जल की जो मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल जब मुझे प्राप्त नहीं होता है तो इसको हम जल की दुर्लभता कहते हैं। जल के कमी के कारण इस पृथ्वी पर जल तो काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मानव के उपयोग में आने वाले जो जल हैं वह जल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हम इस पृथ्वी पर जलाभाव या कहें जल के कमी के कुछ कारण देखते हैं। इसमें सबसे प्रमुख कारण यह है कि जल के प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं, अर्थात समाज के जितने भी कार्य हैं वह कार्य जल के बिना नहीं हो सकते हैं और जल जो है हमारे पृथ्वी पर असमान रूप से फैला हुआ है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। तो हमारे तरफ से अधिकांश जल की जो कमी है वह कमी हमारे द्वारा अत्यधिक प्रयोग करने से ही उत्पन्न होता है। हमारे देश की जो जनसंख्या है वह भी बहुत ज़्यादा है। विश्व के दूसरे स्थान पर हमारी जनसंख्या मानी जाती है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण भी हमारे देश में जल की कमी महसूस की जाती है, क्योंकि घरेलू कार्यों में जल का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। बढ़ती हुई जो जनसंख्या है यह बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए कृषि को एक बड़े पैमाने पर तैयार करना पड़ता है, अर्थात कृषि के कार्य बहुत बड़े पैमाने पर करना पड़ता है ताकि जनसंख्या को उचित भोजन मिल सके। बहुत बड़े पैमाने पर कृषि करने के लिए हमें सिंचाई की विशेष ज़रूरत पड़ती है और वहाँ तो और जहाँ पर शुष्क मौसम पाया जाता है। जहाँ शुष्क मौसम है वहाँ मुझे कृषि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। इसके चलते हमारे यहाँ जल की कमी महसूस होती है। जल के कमी का अगला कारण है हमारे देश में बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। हमारे देश में उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, नए नए कल कारखाने लग रहे हैं, नए नए शहरों का निर्माण हो रहा है। ये सब जल के कमी के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि जितना अधिक औद्योगिकीकरण होगा, जितना अधिक शहरीकरण होगा, उतना ही मुझे जल की आवश्यकता होगी। बहुत से उद्योग बहुत ज़्यादा मात्रा में जल का उपयोग करते हैं, जैसे कागज़ उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, इनमें जल की बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती हैं। इसलिए हमारे यहाँ जल की कमी महसूस की जाती है। जल के जो प्रदूषण भी हैं वह भी जल की कमी का मुख्य कारण बनते हैं। कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ मांगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल है, परंतु घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थ या रासायनिक तत्व कीटनाशक दवाओं के रूप में फैले हुए विषाणु तथा कृषि में जो उत्पन्न की जाती हैं वह उर्वरक खाद हमारे जल को प्रदूषित करती हैं, जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर काम आने वाले जल की
कमी महसूस होती है। हमारे देश में जल की कमी को दूर करने के लिए कुछ परियोजनाएं शुरू की गई हैं। हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं चालू की गई हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं उसे कहते हैं जिसके द्वारा हम एक योजना के द्वारा बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार की जो परियोजनाएं होती हैं उसको हम बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को स्वतंत्रता के बाद शुरू किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य नदी के जल को संग्रहित करके जल संसाधनों का समुचित प्रबंधन विकसित करना था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। उनका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकीकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेंगी। हमारे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य भी थे। उनका उद्देश्य था बाढ़ पर नियंत्रण करना, सिंचाई के लिए जल एकत्र करना, विद्युत उत्पन्न करना, ये सब साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देना। इसलिए हमने बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं शुरू की थी। भारत में कुछ बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं हैं। इसको हम देखते हैं कि पहला नदी परियोजना जो थी वह है भाखड़ नांगल परियोजनाएं। भाखड़ नांगल परियोजनाएं जो हैं, यह परियोजनाएं सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। यह परियोजना पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान के संयुक्त प्रयास से वर्ष 1963 में पंजाब के रोपड़ जिले में भाखड़ा नामक स्थान पर सतलुज नदी पर निर्मित की गई थी। इस स्थान पर जो बनाया गया है यह भारत में दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा से 13 किलोमीटर नीचे की ओर नांगल नामक स्थान पर अवरोधक नांगल बांध बनाया गया है, जो विश्व का सर्वोच्च गुरुत्व बांध है। इस परियोजना के चलते हमारे देश में बहुत सारे विकास के मौके मिले हैं। यहाँ विद्युत उत्पादन की जाती है और इस विद्युत उत्पादन से आसपास के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान को लाभ पहुँचाया जाता है। दूसरा है दामोदर घाटी परियोजनाएं। दामोदर घाटी परियोजनाएं हुगली की सहायक नदी दामोदर पर बनाई गई है। यह परियोजना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। दामोदर नदी का उद्गम कहें तो झारखंड में छोटा नागपुर की पहाड़ियों से होता है। यह नदी लगभग 530 किलोमीटर नदी लंबी है तथा हुगली में जाकर यह मिल जाती है। दामोदर नदी के ऊपर इस बांध के बन जाने से यहाँ झारखंड और पश्चिम बंगाल के औद्योगिक क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति करने में बहुत सुविधा हुई है। इससे हम ये भी देखते हैं कि इस परियोजना के बन जाने से बंगाल में जो बाढ़ आती थी वह बाढ़ आना बंद हो गया है, क्योंकि पहले दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता था।
इस तरह से दामोदर नदी परियोजनाएं से बंगाल को बाढ़ के आने से कहा जाए एक तरह से मुक्ति मिल गई है। इस परियोजनाएं में बहुत सारे उद्देश्यों का पूर्ति होता है। तीसरा है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजनाएं जो हैं, नदी परियोजनाएं जो हैं, इसकी स्थिति उड़ीसा राज्य में है। यह उड़ीसा राज्य की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका निर्माण महानदी पर हीराकुंड नामक स्थान पर किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य नदी में आने वाले बाढ़ के नियंत्रण तथा इसके जल का समुचित उपयोग करना था। इस नदी पर हीराकुंड, तिकरापारा, नाराज 3 बांधों का निर्माण किया गया है। चौथा है रिहंद बांध परियोजनाएं। रिहंद बांध परियोजनाएं जो हैं, यह उत्तर प्रदेश राज्य का एक गौरव माना जाता है। यह गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना तथा रेणुका बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से भी जानी जाती है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश की एकमात्र सबसे बड़ी परियोजना है। रिहंद परियोजना का जो निर्माण हुआ है, वह सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के पीपरी नामक स्थान पर किया गया है। इसके बन जाने से रिहंद नदी की बाढ़ को नियंत्रित करना आसान हो गया है। इस परियोजना से बाढ़ की रोकथाम तो हुई ही है, साथ ही इससे 600 किलोमीटर लंबी नहरें भी निकाली गई हैं, जो सिंचाई के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती हैं। अगला है टिहरी बांध परियोजनाएं। यह टिहरी बांध परियोजनाएं जो हैं, यह भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में हिमालय से निकलने वाली 2 नदियां भागीरथी और विलंगना के संगम पर भागीरथी एवं विलंगना के संगम पर बनी है। यह बांध 260 मीटर ऊंची है तथा 675 मीटर लंबी है। यह बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध कहलाता है। इसके बन जाने से जल विद्युत का उत्पादन करना इन क्षेत्रों में आसान हो गया, जिससे आसपास के क्षेत्रों में जल मिलने लगे। यह जो इस तरह के जो बांधे हैं, यह बांधे केवल और केवल सिंचाई के लिए नहीं, बल्कि बाढ़ के नियंत्रण के लिए, परिवहन के लिए, पर्यटन के लिए, उद्योगों के लिए, बिजली के उत्पादन के लिए, मत्स्य पालन के लिए यह बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं कारगर हुई हैं। अब हम देखते हैं कि वर्षा जल के जो संग्रहण करने की जो विधि है, वह विधि भारत में कैसी है। अर्थात वर्षा जल का हम एक तरह से कहें संरक्षण कैसे कर सकते हैं। पहले तो हम यह समझें कि जल संरक्षण मेरे लिए क्यों आवश्यक है। जल जो है संपूर्ण जीव जगत के लिए ऐसा एक प्राकृतिक संसाधन है, जिसके बिना जीवधारी जीवित नहीं रह सकते हैं, जिसकी हमने पहले चर्चा की है। यह समस्त प्राणी के जीवन, रहन सहन, भोजन, कृषि, व्यवसाय, जलवायु के निर्माण आदि के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में मानवीय क्रियाकलापों के कारण तथा औद्योगिक विकास के कारण जल में तीव्र गति से प्रदूषण हो रहा है, जो जल की गंभीर समस्याओं को पैदा कर रहा है।
अतः जल के इन्हीं गंभीर संकटों से निपटने के लिए हमें जल के संरक्षण आवश्यक है। हम यह भी देखते हैं कि वह क्षेत्र जहाँ पर कम जल की प्राप्ति होती है, अर्थात जहाँ पर वर्षा कम होती है, वहाँ के लोग जल संचय करने के अलग अलग विधि अपनाते हैं। हम देखते हैं कि भारत में वर्षा जल संचयन के लिए कुछ प्राचीन परंपराओं का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे खादिम और जोहर विधि, छत वर्षा जल संग्रहण विधि, टंका या कहे टैंक विधि, बाढ़ जल वाहिकाएँ विधि, गुल या कुल विधि, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली द्वारा जल संचयन विधि। तो हम पहले देखते हैं कि खादिम और जोहर विधि क्या है। खादिम और जौहर शुष्क और अर्ध शुष्क खेतों में या अर्ध शुष्क खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं। वह क्षेत्र जहाँ पर शुष्क क्षेत्र हो, जहाँ वर्षा न होती हो, ऐसे क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, जिसमें मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। जैसे राजस्थान के जैसलमेर में खादिम और अन्य क्षेत्रों में जोहर इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। दूसरा है छत वर्षा जल संग्रहण। छत वर्षा जल संग्रहण राजस्थान और गुजरात के शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, उन रहने वाले लोगों ने जल को एकत्रित करने के लिए छत पर यह छत वर्षा जल का संग्रहण विधि अपनाए हैं। ये अपने छत पर ही मोटी मोटी दीवारें करके वर्षा के जल को संग्रहित करते हैं और उस संग्रहित जल से अपने दैनिक कार्य या और भी कार्य संपादन करते हैं। तीसरा आता है टैंक या टैंक। टैंक ये बड़े भूमिगत टैंक हैं, जिसका राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा के पानी को एकत्रित करने में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ इस विधि के द्वारा सर्वप्रथम छत के ऊपर वर्षा के जल को इकट्ठा करके पाइप के द्वारा घर के नीचे बहुत बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं और उस टैंक में ही वर्षा के जल को रखकर साल भर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसको हम टाँका या टैंक संग्रहण विधि कर सकते हैं। बाढ़ जल वाहिकाएँ, यह जो विधि है जल संचयन करने की, यह विधि बंगाल के बाढ़ के मैदानों में लोगों ने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए बाढ़ जल के वाहिकाओं का विकास किया है, जिससे वह जल का प्रयोग करते हैं। गुल या कुल, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने वर्षा का पानी, झरने का पानी जैसे कुल या कुल को एकत्र करने के लिए मोड़ चैनल बनाया है। उदाहरण के लिए कृषि के लिए पश्चिमी हिमालय और हिमाचल प्रदेश में इस तरह का मुझे जल संचयन करने की विधि देखी जा सकती है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, यह जो है यह मेघालय में हमें देखने को मिलती है। मेघालय में नदियों एवं झरनों के जल को बांस से बने पाइप द्वारा एकत्रित करके सिंचाई करने की व्यवस्था की जाती है। यह विधि बहुत पुरानी है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि
हमारे देश में आज भी कुछ प्राचीन परंपराओं के द्वारा वर्षा के जल को संग्रहण किया जाता है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि भारत जैसे देश में जल का जो वितरण है वह असमान है। कहीं पर बहुत ज़्यादा जल की प्राप्ति है तो कहीं पर जल का अभाव है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जल का उचित वितरण हमारे भारत में नहीं है। वर्षा के जल से कहीं बाढ़ आ जाते हैं तो कहीं सूखा का प्रभाव देखने को मिलता है। जल का वितरण इस प्रकार होना चाहिए या भारत सरकार को जल का वितरण इस प्रकार करना चाहिए कि जल की हानि भी ना हो, जल की बर्बादी भी ना हो और जल को प्रदूषित होने से हम बचा सकें तथा जल के उचित वितरण के लिए हम अच्छे ढंग से व्यवस्था दे सकें। इस तरह से जल के जो संसाधन है वह संसाधन को हम भारत में उचित तरीके से प्रयोग करके भारत को विकास के उच्चतम शिखर पर पहुंचाने का प्रयास कर सकेंगे। आज के इतना ही। अगले दिन अगले अध्याय का अध्ययन होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।